हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका था लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो पेट के लिए जो भी सीरीज चल रही है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं लगातार। और आज के लिए थोड़ा सा ये हमारा अलग सा टॉपिक है, क्योंकि आपने देखा कल हमारे देश को और हम लोगों को एक प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में, अगर आप देखेंगे तो प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि हमें मिला, और हमें उनका पूरा स्वागत करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। और एक बात और है, हमें उनसे एक सीख भी लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप द्रौपदी मुर्मू जो हमारी अगली जो प्रेसिडेंट ये हुई हैं, इनका जो स्ट्रगल रहा है, इनकी जो जर्नी रही है ना, आपको इनकी पर्सनालिटी के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए, इनकी जर्नी को ज़रूर देखना चाहिए। आपको इससे बहुत सारा मोटिवेशन, बहुत आपको इससे इंस्पिरेशन मिलेगा, ठीक है। और ख़ास करके महिलाओं को, क्योंकि आज के टाइम में भी देखिए अभी भी बहुत पिछड़े इलाकों में, ग्रामीण परिवेश में भी महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका जाता है, लड़कियों को शिक्षा देने से रोका जाता है। तो अगर आप इनके पर्सनालिटी को देखेंगे, आप इनकी जर्नी को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आपको मिलेगा, और आप अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं अगर आप इनसे इंप्रेशन ले तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और आइए अब शुरू करते हैं इसी के उपलक्ष्य में। तो हमने सोचा कि अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, तो इससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएं, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट के बेस में, या तो वो बेसिक के फॉर्म में पूछ सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है, राष्ट्रपति के पावर क्या क्या होते हैं, आज हम पूरा डिटेल्स इसी पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो जिन जिन टॉपिक पर डिस्कस होना है आपके, जैसे देखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, इस पर डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, किसमें कौन कौन से पावर्स हैं राष्ट्रपति के, इस पर डिस्कस करेंगे। फिर राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अन्य जो तथ्य हैं, और उसके अलावा 1950 से लेकर के 1922 जो अभी आपकी जो 15वीं राष्ट्रपति जो चुनी गई हैं द्रौपदी मुर्मू, यानी 1950 और 22 तक के जितने भी इस बीच में राष्ट्रपति रहे हैं, उनका पूरा जो इतिहास रहा है पूरा हम डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर के और लास्ट तक देखिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा मज़ा आएगा वीडियो देखने में, काफ़ी आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से अगर क्वेश्चन आया राष्ट्रपति से तो आपका वो क्वेश्चन ना गलत होगा और ना ही छूटेगा, ठीक है। तो आइए अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें राष्ट्रपति के बारे में, तो सबसे पहले देखें तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है प्रथम नागरिक होता है भारत का, और यह राष्ट्र का अध्यक्ष होने के साथ साथ राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है, ठीक है। उसके बाद संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्तियां अगर हम देखें तो राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं, लेकिन जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो किसके हाथ में होती हैं, प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। देखिए हमारा जो देश है ना, ये डेमोक्रेसी कंट्री है, मतलब लोकतांत्रिक देश है। और लोकतांत्रिक देश में हमारे अगर देश में देखेंगे तो संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट तो हमारे यहाँ होते हैं वो, लेकिन एक अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। और आप जितनी भी देखेंगे जो पावर्स होंगे तो वो प्रेसिडेंट के हाथ में होंगे, लेकिन अगर जो वास्तविक जो पावर होती हैं, जो वास्तविक शक्तियाँ होंगी, ठीक है, जो वास्तविक शक्तियों को जब इस्तेमाल करना होता है वो करता है प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री सभी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसमें जो सिग्नेचर होता है, ठीक है, वो जो रूल बनाता है वो बनाता है कौन, प्रेसिडेंट बनाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर चीज़ें थी। आगे हम चलते हैं, और एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 52, ठीक। आप संविधान से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं आप उसको अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि संविधान से बहुत सारे अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस अनुच्छेद में किसका वर्णन किया गया है। तो इसमें देखेंगे जो अनुच्छेद 52 है, इसके अनुसार देखें तो भारत का जो राष्ट्रपति है उसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। अगर हम राष्ट्रपति की योग्यता की बात करें तो राष्ट्रपति जो है क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। जो व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनने के योग्य होगा तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई विदेशी नागरिक अपने नागरिकता ले लेता है, अगर वो चाहे अब राष्ट्रपति बन जाए, तो हमारे संविधान में ये प्रावधान कहीं नहीं है, ठीक है। हमारे संविधान प्रावधान ये है कि अगर उस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो उसे इस देश की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। क्लियर। चलिए उसके बाद देखें तो अगर हम इसकी आयु की बात करेंगे तो इसकी आयु कम से कम 35 वर्ष तो होनी चाहिए, ठीक, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। उसके बाद यह किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, यह किसी लाभ के पद पर ना हो,
और चौथा जो है वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने हेतु योग्यता वो पूरी करता हो। मतलब लोकसभा का जो है वो सदस्य होने का निर्वाचित पूरी योग्यता को वो प्राप्त करता हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के क्रम में। उसके बाद हम देखते हैं, अब हमने योग्यता देख लिया राष्ट्रपति की कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। अब हम राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया की बात करते हैं। और निर्वाचन जो है राष्ट्रपति का यह अनुच्छेद 54 में उल्लेख किया गया है। 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा ये उल्लेख किया गया है, और 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो आपको इन पॉइंट को ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगर हम देखें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत, ठीक है, से गुप्त मतदान द्वारा होता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। किस रूप में? अप्रत्यक्ष रूप में। उसके बाद देखें तो इन निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यों के विधान सभाओं में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगर हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करेंगे तो लोकसभा, राज्यसभा और जो राज्यों के जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, कौन सदस्य? वो भी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य। ठीक, तो ये सभी निर्वाचित सदस्य मिल करके राष्ट्रपति को की वोटिंग करते हैं। आगे हम देखें तो 70वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1992 के द्वारा पांडिचेरी तथा दिल्ली, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पांडिचेरी तथा दिल्ली किस संविधान संशोधन के द्वारा? 70वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में पांडिचेरी तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को इस निर्वाचित मंडल में सम्मिलित कर लिया गया था। तो आपसे यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पांडिचेरी और दिल्ली के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया? तो 70वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, या फिर ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है, वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, जिनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? तो पांडिचेरी और दिल्ली। तो ऐसे घुमा फिरा क्वेश्चन आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। आप यहाँ पर पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं इनके अनुच्छेद 60 की। अनुच्छेद 60 में क्या है? शपथ है। जो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है, ठीक है, जो राष्ट्रपति शपथ लेता है, उसका जो संबंध है अनुच्छेद 60 से है। ठीक है, आपको 60 भी पता चला। उसके बाद देखते हैं, राष्ट्रपति पद धारण करने से पहले उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ठीक है, या फिर उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने अपने पद की शपथ लेता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्चतम न्यायालय। ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। अगर मान लीजिए जो मुख्य न्यायाधीश है वो अनुपस्थित रहे, वो नहीं रहे, फिर कौन दिलाएगा? तो जो उच्चतम न्यायालय है उसमें जो सबसे वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं उनके सामने राष्ट्रपति को शपथ लेना होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब हम राष्ट्रपति से संबंधित जो अगला जो पॉइंट है उसको देखेंगे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, कैसे होता है। तो हम यहाँ पर राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक, राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। ये प्रावधान किस पर है? भारत में है। फिर इस पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, भारत में जो राष्ट्रपति होता है, जो उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए होता है ना। और एक व्यक्ति चाहे वो जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। हमारे यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। जैसे अगर हम अमेरिका के संविधान की बात करेंगे तो अमेरिका का संविधान अलग है। ठीक है, हमारे यहाँ अलग है। क्लियर? चलिए, वह 5 वर्ष से, अगर हम इसमें देखें तो 5 वर्ष से पूर्व स्वयं त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देकर पद से हट सकता है। ठीक है, अब जैसे 5 साल के राष्ट्रपति बनाया जाएगा, ठीक है, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाता है,
तो अब कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 5 साल तक पूरा करेगा तभी कोई दूसरा राष्ट्रपति आएगा, ऐसा नहीं है। बीच में चाहे तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे करके और बीच से हट सकते हैं। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है। अब अगर हम अनुच्छेद 61 की बात करें तो अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को 5 वर्षीय पूर्व महाभियोग लगाकर एवं सिद्ध करके हटाया जा सकता है। देखिए, भारत में महाभियोग का भी भारत के संविधान में उल्लेख है। अगर कोई भी राष्ट्रपति अगर चुना गया है 5 साल के लिए, तो अगर मान लीजिए कोई भी राष्ट्रपति संवैधानिक दृष्टिकोण से काम नहीं कर रहा हो, ठीक है, या फिर इसको और किसी कार्य में अगर लिप्त पाया गया हो, तो उसे महाभियोग के द्वारा महाभियोग उस पर लगा करके हम उसके पद से उसे हम हटा सकते हैं 5 साल के भीतर भी। ठीक है। उसके बाद देखें, अब महाभियोग में कौन कौन शामिल होते हैं, प्रक्रिया इसकी कैसे होती है, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में, याद रखिएगा, महाभियोग संसद में किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा या चाहे राज्यसभा, इस पर भी कई बार कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन डाल देता है। ठीक है। तो चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, किसी भी सदन में, राज्यसभा या लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है। जैसे देखिए, अगर हम धन विधेयक की बात करेंगे तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पास किया जाता है, पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। लेकिन अगर हम महाभियोग प्रक्रिया की बात करेंगे तो वो किसी भी सदन से लाया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा से चाहे वो लोकसभा से। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री अगर आप देखेंगे तो वो लोकसभा का सदस्य होता है और वो लोकसभा का प्रतिनिधि करता है। ठीक है। तो अगर हम अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री के लिए अविश्वास प्रस्ताव वो केवल लोकसभा में पास किया जाता है। ठीक है। हालांकि राज्यसभा से संबंधित वो होते हैं और राज्यसभा का उसमें क्या कहते हैं, राज्यसभा का जो उसमें अनुमति लेनी होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे आप किसी भी सदन से, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा से हो, वो महाभियोग लगा सकते हैं। आगे देखते हैं इस प्रक्रिया में। महाभियोग संविधान के उल्लंघन के संबंध में, ये देखिए, ये आपको लाइन को याद रखना है कि महाभियोग संविधान के उल्लंघन के संबंध में, ठीक है, लगाया जा सकता है तथा इसके लिए 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देकर इस आवश्यक का संकल्प पारित करा जा सकता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई सदन, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, अगर वो महाभियोग प्रस्ताव को ले आया, ठीक, तो सबसे पहले उसे 14 दिन के लिए, 14 दिन पहले ना वो उसके बारे में जानकारी देनी होगी। ठीक है। और उसके साथ साथ ये रीज़न बताना होगा कि महाभियोग आप किस रीज़न से ला रहे हैं। तो याद रखिएगा, भारत में जो संविधान है और भारत के संविधान में जो वर्णन किया गया है महाभियोग का, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि महाभियोग संविधान के उल्लंघन से संबंधित होना चाहिए। अगर प्रेसिडेंट कोई संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो उसके उपरांत आप महाभियोग लगा सकते हैं। हालांकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अभी आप देखेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप थे, उनके प्रति जब महाभियोग 2 बार महाभियोग लगाया गया था, उनको हटा दिया गया था। तो वो जो अपने यहाँ भारत में संविधान का उल्लंघन से संबंधित महाभियोग है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे संविधान का नहीं, अगर वो किसी और तरीके से भी, अगर वो देश के हित के खिलाफ कोई कार्य करते हैं राष्ट्रपति, तो उनके ऊपर महाभियोग लगा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भारत में थोड़ा सा वहाँ से उल्टा है। संविधान से संबंधित कोई भी अगर कार्य हो, अगर गलत तरीके से कर रहे हैं, तो महाभियोग निश्चित रूप से लग सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। और आप ये जो है इसको आप याद रखिएगा, ये यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कोई भी सदन राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना चाहता है तो उसे कितने दिन पूर्व सूचना देनी होती है, तो 14 दिन पूर्व। ये आपको याद रखना है, 14 दिन पूर्व। ठीक है। उसके बाद देखा जाए, राष्ट्रपति को महाभियोग के अन्वेषण के समय स्वयं उपस्थित होने तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है। ये संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति का, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाया गया तो उसे स्वयं सदन में उपस्थित हो करके और अपना वो पक्ष रख सकता है, अपने वो बचाव के लिए जो भी हो अपना पक्ष रख सकता है। ठीक है। उसके बाद देखें, वह पद पर रहते हुए किए गए कार्य के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ठीक है। अगर मान लीजिए महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, अगर कोई कार्य हुआ है तो उस टाइम पे वो किसी प्रकार से वो उत्तरदायी नहीं होगा। तो आपको इसको याद रखना होगा। चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं। आपने अब राष्ट्रपति के बारे में बेसिक चीज़ों को जाना, जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन था, उसकी योग्यता के बारे में जाना, निर्वाचन प्रक्रिया क्या है उसको जाना।
महाभियोग कैसे लगाते हैं उसको जाना आपने। अब देखते हैं राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ क्या, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यद्यपि राष्ट्रपति प्रशासन का वास्तविक प्रधान नहीं है, लेकिन फिर भी शासन के सभी कार्य उसी के नाम से होते हैं। क्लियर, जो वास्तविक शक्ति है वो राष्ट्रपति के हाथ में नहीं होती है, लेकिन फिर भी भारत में जितने भी कार्य होंगे वो उसी के नाम से होते हैं। ठीक है, और बिना अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी नियम, कोई भी कानून नहीं बन सकता है ना। तो वास्तविक शक्ति को कौन प्रयोग करता है, प्रधानमंत्री प्रयोग करता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तथा संघ के सभी कार्यपालिका अधिकारी उसके अधीन रहते हैं। ठीक, जो संघीय कार्यपालिका है उसमें जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो सभी किसके अधीन रहते हैं, राष्ट्रपति के अधीन रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें तो राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री है। ठीक है, जिसका प्रधान कौन है, मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री है, के सलाह पर कार्य करता है। समझ गए। जैसे अगर आप देखेंगे तो जो भारत का प्रधानमंत्री होता है ना, आपने यहाँ पर पढ़ा कि जो प्रधानमंत्री है, जिसका जो प्रधानमंत्री होता है मंत्रिपरिषद का। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का हेड होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक, मंत्रिपरिषद में जो भी समस्याएं होती हैं उनको संभालता है। अगर उसके बाद हम देखें तो राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के जो हेड होते हैं प्रधानमंत्री, उनके सलाह पर कार्य करता है। मतलब अगर मान लीजिए कोई भी कार्य होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो उसका जो सलाह है वो प्रेसिडेंट को जरूर देगा, जरूर बताएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद क्या है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। ये आपको महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना पड़ेगा। अगर आप 42वें संशोधन अधिनियम के बाद अगर आप बात करेंगे तो इसके पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि राष्ट्रपति जो है, जैसे मान लीजिए जो राष्ट्रपति वो सलाह को मानेगा ही मानेगा, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया कि अगर मंत्रिपरिषद कोई सलाह देता है तो राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। जैसे आपको इमरजेंसी याद आया होगा, जब प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी के समय में कुछ ऐसा ही हुआ था। और आपको पता है जो 42वां संविधान संशोधन है हमारे संविधान में, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम सरकार के द्वारा बहुत सारे परिवर्तन किए गए, राष्ट्रपति के पावर को भी छीन लिया गया और ये उसी टाइम संशोधन किया गया था और राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के सभी सलाहों को मानने के लिए मजबूर कर दिया गया कि भाई अगर हम जो सलाह आपको दे रहे हैं आपको मानना ही मानना है, और बाद में इमरजेंसी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य किया गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करिए और जल्दी सब्सक्राइब करिए, है ना, और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कौन कौन से ऐसे मंत्री होते हैं जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, या फिर कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं किनको नियुक्त करता है, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रपति की नियुक्ति पूछी जाती है आपको एग्जाम में। ठीक है, तो इसका ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। पहले तो हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जैसे मान लीजिए अगर लोकसभा का सदस्य होता है प्रधानमंत्री, तो इसको जब ये बहुमत दल का जब नेता बनता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति ये देखता है कि किस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिला, कौन सी पार्टी बहुमत साबित कर रही है। अब उस पार्टी का जो बहुमत प्राप्त होता है उसमें जो मेन जो होता है उसको प्रधानमंत्री घोषित किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, उसके साथ साथ अन्य मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं उनकी भी नियुक्ति करता है। बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, आपसे पक्का बता रहा हूँ। अगर यहाँ से क्वेश्चन आए ना तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर के प्रधानमंत्री को टिक कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सबने ये पढ़ा हुआ है ना कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का हेड होता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि मंत्रिपरिषद में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और लोग मारेंगे क्या? प्रधानमंत्री। तो आप ध्यान से सुनिएगा
कि मंत्री परिषद के अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होता है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो करता ही करता है। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं? चलो ठीक है। उसके बाद अब हम तीसरा बात करते हैं कि भारत का महान्यायवादी, जिसको हम अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। भारत में जो अटॉर्नी जनरल होता है वो सबसे बड़ा भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। याद रखिए, कानून अधिकारी सबसे बड़ा होता है भारत का। ठीक है, महान्यायवादी जो होता है वो डिफरेंट न्यायालय में, चाहे आप देखेंगे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, उसका देखेंगे तो वहाँ पे वो क्या करता है, वो भारत सरकार की ओर से, ठीक है, जैसे आप यूँ कह सकते हैं कि वकील का काम करता है। ठीक है, भारत सरकार की ओर से केस को लड़ता है। ठीक है, तो इसकी जो नियुक्ति होता है कौन करता है, भारत का जो होता है राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ओके, अब हम चौथा देखते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग, CAG इसे आप बोलते हैं। तो CAG की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। फिर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और ये बात आपको ही पता है कि जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। ठीक है, सातवां है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी करता है, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय इन दोनों के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, उसके अलावा वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और 10वां है मुख्य तथा अन्य आयुक्त की नियुक्ति करता है। तो ये सभी आपको पॉइंट याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए, और नियुक्ति से एक क्वेश्चन 100 रूप से पूछा जाता है राष्ट्रपति से संबंधित। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब विधायी शक्तियों की बात कर ले तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है और संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी कानून बनता है जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। संसद आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनता है। अगर जब भी पूछे कि संसद में कितने अंग हैं तो 3 अंग होते हैं राष्ट्रपति को लेकर के। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं हमारे संसद में। और अगर कोई भी विधेयक मान लीजिए संसद द्वारा पेश किया जाता है तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है वो होता है राष्ट्रपति का, क्योंकि बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कोई भी विधेयक वो कानून नहीं बन सकता, याद रखिएगा। फिर राष्ट्रपति संसद के सदनों को आहूत करने, छत्रवासान करने और लोकसभा का विघटन करने की शक्ति रखता है। ठीक, ये इसकी विधायी शक्तियां हैं सभी। आपने कार्यपालिका शक्तियां देख लिया, विधायी शक्तियां हैं। अब विधायी शक्तियों में जैसे संसद जो सदन है, ठीक है, उसको आहूत करने यानी इसको बुलाने, फिर उसको खत्म करने यानी उसको छत्रवासान करने, और लोकसभा के अगर विघटन की बात करेंगे तो ये सभी शक्तियां किसी में निहित हैं, राष्ट्रपति के हाथ में निहित है। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संसद के दोनों सदनों में प्रारंभिक अभिभाषण करता है। ठीक है, राष्ट्रपति का जब प्रथम सत्र होता है तो उसमें दोनों सदनों को बैठा के, दोनों सदनों के एक साथ वो बैठ करके अपना अभिभाषण देता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद राष्ट्रपति को संसद में विधायी विषयों तथा अन्य विषयों के संबंध में संदेश भेजने का अधिकार है। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में तथा साहित्य, कला, विज्ञान अथवा समाज सेवा क्षेत्र के 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में क्या करता है, मनोनीत करता है। यानी 2 व्यक्तियों किसमें, लोकसभा, और राज्यसभा में कितने, 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। फिर राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन और वित्त आयोग की सिफारिशों तथा अन्य आयोग की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत कर रखता है, करवाता है। मतलब जैसे अगर हम महालेखा परीक्षक की बात करेंगे या जो वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी बात करेंगे तो ये सभी राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है, देखें, कुछ विषयों से संबंधित विधेयक संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। जैसे कुछ एक स्पेसिफिक विषय होते हैं, अगर मान लीजिए विधेयक को पास करना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी
आवश्यक है। वो कौन कौन से विधेयक है देखेंगे, जैसे राज्यों की सीमा में परिवर्तन, ठीक है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, उसके बाद धन विधेयक, उसके बाद अनुच्छेद 31(1) में वर्णित विषय, ठीक है। ये जितने भी यहाँ पे हैं ये सभी में राष्ट्रपति की पहले अनुमति लेनी आवश्यक होती है। फिर उसके अगर हम देखें तो किसी भी विधेयक को अनुमति दे सकता है राष्ट्रपति। अगर आप देखें तो इससे संबंधित जो भी विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है। उसके बाद उसे पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकता है तथा उस पर अपनी अनुमति रोक सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति को वीटो पावर मिला हुआ है, ठीक है। अगर कोई विधेयक उसके पास भेजा जाता है तो उस पर अनुमति दे सकता है या फिर उसे पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करेंगे एक विधेयक जो धन विधेयक है, धन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से अनुमति देनी होती है। मतलब ये है, अगर हम धन विधेयक को किनारे करें तो बाकी सब विधेयक के अलावा जो धन विधेयक है इस पे जो राष्ट्रपति होता है वो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता, उसे अनुमति देनी पड़ती है उस पर। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। इस पर क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि राष्ट्रपति किस विधेयक पर या किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, तो वो होता है धन विधेयक। कौन सा विधेयक? धन विधेयक, ठीक है। आगे देखिए, तथा उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता, या से हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को केवल एक बार पुनर्विचार के लिए प्रशासित करने का जो अधिकार वो दिया गया है, ठीक है। आगे हम देखें तो यदि परिषद अपने विचार पर टिकी रहती है तो राष्ट्रपति उसी सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को ये भेजा, अगर परिषद उस पर एक ही अपने बात पे टिकी रही तो उसके लिए बाध्य है राष्ट्रपति की उस पर अपनी अनुमति देनी पड़ेगी, ठीक। संविधान में राष्ट्रपति को किसी विधेयक को अनुमति न देने या अनुमति देने अथवा वापस करने की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि अगर देखेंगे जो हमारा संविधान है वो एक पावर देता है किसको? प्रेसिडेंट को, कि इसमें किसी प्रकार की कोई समय सीमा नहीं है कि अगर वो अनुमति कितने दिन में देगा, कितने दिन में नहीं देगा, ठीक है। वो वापस कब तक करेगा विधेयक को, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। वो लंबे समय तक भी उसको रोक सकता है, ठीक है। चलिए, इसका अर्थ यह है कि किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति चाहे तो अपने पूरे कार्यकाल में कोई गंतव्य भी नहीं दे सकता। मतलब बहुत लंबे समय तक रोक सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये साफ साफ हमारे संविधान में लिखा हुआ है। यदि वह ऐसा करता है तो इसको वीटो ही माना जाता है। और इस प्रकार के वीटो, कौन सा वीटो कहते हैं? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या है? पॉकेट वीटो अगर राष्ट्रपति को प्राप्त है तो वो बिल्कुल निश्चिंत है, ठीक है। अगर कोई विधेयक उसके पास गया तो वो निश्चिंत है, उस विधेयक को या तो चाहे तो वो तुरंत दे सकता है, वापस भेज सकता है, या फिर कुछ टाइम के बाद भेज सकता है, या फिर किसी लंबे समय के बाद भेज सकता है, या फिर नहीं भेज सकता है। तो ये पूरी तरीके से निश्चिंत है, ठीक है। तो इस वीटो को कहते हैं पॉकेट वीटो, ठीक है। अगर हम देखें उसके बाद तो ऐसा कब हुआ था? एक बार 1986 में, ठीक है, ऐसा हुआ था जब भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, ठीक है। कौन सा संशोधन विधेयक था? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर तत्कालिक जो राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था? ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। और पॉकेट वीटो का जो प्रयोग है ना 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि पॉकेट वीटो का सबसे पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था? तो ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया। वो कौन सा विधेयक था? ये विधेयक था डाकघर संशोधन विधेयक, ठीक है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, 1986 में हुआ था पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग। ओके, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखें तो 6 माह की अवधि में यदि वह राज्य विधान मंडलों द्वारा
पुनर्विचार के पश्चात प्रस्तुत अगर किया जाता है तो भी उसे क्या होगा, उसे अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं था। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है देखते हैं। राष्ट्रपति जब संसद का सत्र न चल रहा हो तथा किसी विषय पर तुरंत विधान बनाने की आवश्यकता हो तो वह अध्यादेश द्वारा क्या कर सकता है, वो जारी कर सकता है और वो विधान को बना सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर लोकसभा या राज्यसभा कोई सत्र नहीं चल रहा है, ठीक, और आकस्मिक कहीं आवश्यकता पड़ गई, तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत वो सत्र को बुला लेगा राष्ट्रपति। तो उसमें एक राष्ट्रपति को पावर दिया गया है, अध्यादेश की शक्ति दी गई है। वो उस आकस्मिक घटना के लिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और उस अध्यादेश में वो अगर कोई कानून बनाना है तो कानून को क्या करता है, बना लेता है। तो उसमें देखते हैं हम लोग क्या होता है, उसके द्वारा बनाए गए अध्यादेश संसद के विधान की तरह ही होते हैं, लेकिन अध्यादेश अस्थायी होता है। सही बात है, जो अध्यादेश होता है केवल कुछ समय के लिए हो सकता है, ऐसा नहीं कि काफ़ी लंबे समय तक रहेगा। लेकिन अध्यादेश में जो राष्ट्रपति के द्वारा जो कानून, जो विधान जो बनाने होंगे, जो बनाया जाएगा ना, वो बिल्कुल संसद के साथ ही होगा या संसद के समकालीन ही होगा या संसद के अनुरूप ही होगा। ठीक है, जो संसद कानून बनाती है उसी अनुरूप ये भी कानून माना जाएगा, कहने का मतलब ये है। उसके बाद अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति अध्यादेश अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से जारी करता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राष्ट्रपति अगर देखें तो जो अध्यादेश वो किसके सलाह पर जारी करता है, मंत्रिपरिषद के। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ें। तो संसद का अधिवेशन होने पर अध्यादेश संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए, ये उसके कंडीशंस हैं। यदि संसद उस अध्यादेश को अधिवेशन प्रारंभ होने की स्थिति से कितने 6 सप्ताह के अंदर पारित नहीं कर देती तो वह स्वयं ही निष्प्रभावी हो जाएगा। समझ रहे हैं, अगर मान लीजिए संसद के द्वारा कोई अध्यादेश से संबंधित कोई कानून बनाया गया तो उसे 6 सप्ताह के अंदर पारित किया जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो निष्प्रभावी हो जाएगा। तो आपको ये जो है ना, ये 6 सप्ताह, इसको आपको याद रखना है, इसकी अवधि याद रखनी है कि 6 सप्ताह की अवधि ये होनी चाहिए, नहीं तो निष्प्रभावी हो जाएगा अध्यादेश का जो कानून होता है। क्लियर। 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश निकालने की परिस्थितियों को क्या है, उसके अनुपूर्ण होनी चाहिए और किसी प्रकार से इस्तेमाल अगर संदेह होने पर न्यायालय को चुनौती दी जा सकती है। उसके बाद देखें तो न्यायिक शक्तियां क्या क्या हैं राष्ट्रपति की। न्यायिक शक्तियों की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति किसी सैनिक न्यायालय द्वारा क्या है, दिए गए दंड को कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दिए गए दंड को और कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दिए गए दंड को तथा अपराधी को मृत्यु दंड दिए जाने की स्थिति में क्षमा दे सकता है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। यानी कार्यपालिका या अगर देखेंगे यहाँ पर साफ साफ लिखा किसी सैनिक न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है तो उसे क्या कर सकता है, क्षमादान कर सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि दंड को कम कर सकता है राष्ट्रपति और उसके साथ क्या कर सकता है, दंडादेश की प्रकृति को बदल सकता है और दंड को निलंबित करने का भी राष्ट्रपति को अधिकार है। यानी किसी प्रकार के इस्तेमाल इसको प्रकृति को बदलना हो, उसको थोड़ा सा टालना हो, ठीक है, तो ये सभी जितने भी शक्ति हैं ये राष्ट्रपति को मिले हुए हैं। ठीक, अब हम सैन्य शक्तियों की बात करेंगे कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी सैन्य शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, फिर वह तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, ये महत्वपूर्ण है। क्लियर। उसके बाद क्या कहें, युद्ध या शांति की घोषणा करने तथा रक्षा बलों को नियोजित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है, लेकिन उसके ये अधिकार संसद द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए रक्षा बलों को अगर नियोजित करना हो, उनको नियंत्रित करना हो, राष्ट्रपति करेगा, लेकिन जो है ये अधिकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाएंगे, संसद के द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा अगला जो राष्ट्रपति संबंधित पॉइंट है ये राजनयिक शक्तियाँ। इसमें क्या है,
राष्ट्रपति संसद की विधि के अधीन राजनयिकों की विदेशों में नियुक्ति करता है, ठीक है, और बाहर के राजनयिकों के परिचय पत्र ग्रहण करता है। उसके बाद संसद की विधि के अधीन राष्ट्रपति को विदेशों से मंत्रियों की सलाह के अनुसार करार और संधि करने के अधिकार है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आगे हम बढ़ते हैं। हम परामर्श शक्तियों को अगर हम देखें राष्ट्रपति के, तो परामर्श शक्तियाँ इसकी क्या क्या हैं। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक या सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है। ये आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति परामर्श लेता है उच्चतम न्यायालय से। तो 143 कितना 143 कितना 143, क्लियर। और उसके बाद क्या है, लेकिन यह परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है, बाध्य नहीं। आपको इसको याद रखना होगा। 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श तो लेगा, लेकिन वो बाध्य नहीं है कि उसके सलाह को ये माने। ठीक बात। चलो आगे बढ़ते हैं। आपातकालीन शक्तियां क्या क्या हैं। तो आपातकालीन जो अगर देखेंगे 3 परिस्थितियों में आपातकाल हमारे देश में लागू हो सकता है। पहला क्या है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशक्त विद्रोह से यदि भारत या उसके किसी भाग की क्या हो, सुरक्षा संकट में हो। मतलब बाह्य या कोई अगर युद्ध अगर आक्रमण होने वाला है तो उस तरीके की परिस्थितियों में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है। अगर हम दूसरी अगर बात करें आपातकाल का, तो दूसरा है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के, ठीक है, आंतरिक अशांति के स्थान पर अब क्या हुआ, सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है वो जोड़ा गया था। ये आपको महत्वपूर्ण है। जो 44वां संविधान संशोधन किया गया, तो अब ये जो आंतरिक अशांति के स्थान पर जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता था, जिसे हम आंतरिक आपातकाल कहते थे, तो अब ये आंतरिक अशांति की जगह पर अब क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह नाम दे दिया गया। ये आपको महत्वपूर्ण याद रखना है। इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है कि आंतरिक अशांति के स्थान पर किस प्रकार के शब्द जोड़े गए जिस पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ये है आपका सशस्त्र विद्रोह। ठीक है। और देखें तो अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए मौलिक अधिकार आपातकाल में अथा स्थगित नहीं किए जाएंगे। ये आपको महत्वपूर्ण याद रखना है कि वो कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं या कौन से वो ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो आपातकाल की स्थिति में बने रहते हैं। 20 और 21 कौन कौन से हैं आपके, 20 और 21, ये दोनों जो हैं ये आपातकाल की स्थिति में भी बने रहते हैं। उसके बाद हम देखें तीसरा जो है, भारत में वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण, 1965 और 1971 में पाकिस्तानी आक्रमण के समय, वर्ष 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है। कब की गई, देखिए 1962, 1965, 1971, 1975, आपको ये याद रखना है। ठीक है। आगे बढ़े। ओके। किसी राज्य पर शासन संविधान के अनुरूप न चलने पर या सांविधिक तंत्र, ठीक है, असफल हो जाने पर आपातकाल लगाया जा सकता है। फिर आगे बढ़े हम, तो 5वां जो पॉइंट है हमारा, इसको देखें। इसमें क्या है, जब भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय स्थगित संकट में हो, तो इसमें आपका अनुच्छेद कौन सा है, 360 और 1 तथा 3 परिस्थितियों में मंत्रिमंडल की सिफारिश पर और परिस्थिति 2 में राज्यपाल के प्रतिवेदन पर क्या होगा, आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ठीक। अब हम विशेषाधिकार की बात करते हैं कि राष्ट्रपति को कौन कौन से विशेषाधिकार मिले होते हैं। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ये राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है कि अगर मान ली कोई महत्वपूर्ण अगर मुद्दे हैं, अगर फिर मंत्रिपरिषद से संबंधित कोई कार्यवाही अगर की जा रही है, तो उस पर यह सूचना राष्ट्रपति को देना होता है। ये राष्ट्रपति का क्या है, विशेषाधिकार है। क्या है, विशेषाधिकार है। ओके। ठीक है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचना किसे दे, राष्ट्रपति को दे। ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि अगर कोई सूचना राष्ट्रपति के द्वारा
प्रधानमंत्री से मांगी गई है तो प्रधानमंत्री को वो सूचना प्रेसिडेंट को देना होगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम। उसके बाद देखें तो राष्ट्रपति प्रायः प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है तथा और देश के समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करता है। अगर राष्ट्रपति को कोई पत्र लिखना है, विचार विमर्श करना है, तो वो किसको लिखेगा? प्रधानमंत्री को लिखेगा पत्र, राष्ट्रपति। ओके, ठीक है। इसके अतिरिक्त कम से कम 3 अन्य अवसरों पर वह अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करता है। वो कौन कौन से विशेष अधिकार हैं, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम देखें तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो जो उनकी मंत्रिपरिषद की जो सलाह है ना, उसे लौटा भी सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ठीक है, तो ऐसा करने में वह अपने विवेक का प्रयोग करता है। अगर मान ली कोई सलाह दिया गया राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के द्वारा या मंत्रिपरिषद के द्वारा, तो उसके सलाह को लौटा सकता है, पुनर्विचार कर सकता है। ये विवेक का अधिकार है किसका? राष्ट्रपति का। ठीक है, जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कानूनी रूप से कुछ कमियां हैं, तो ये फैसला देश के हित में नहीं है। ठीक है, और तो वह मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय क्या कर सकता है? पर विचार करने के लिए कह सकता है। अगर मान लीजिए कहीं ऐसी कोई सलाह दी गई जो कानूनी रूप से सही नहीं है, देश के हित में नहीं है, तो राष्ट्रपति उसके सलाह पर पुनर्विचार कर सकता है। ओके, यद्यपि प्रधानमंत्री पुनर्विचार के बाद भी अगर देखें तो मंत्रिपरिषद जो है पुनर्विचार के बाद भी उसे वही सलाह दोहरा सकती है और तब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए क्या है? बाध्य भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें आगे बढ़े तो जो हमारा दूसरा है, राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति अगर देखेंगे और निषेध अधिकार होती है, जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयक, धन विधेयक को छोड़कर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है। यानी हम धन विधेयक जो होता है उसको हम किनारे करें तो बाकी जितने भी विधेयक हैं वो पुनर्विचार के लौटा सकता है, लेकिन धन विधेयक को नहीं लौटा सकता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे जो अगर हमारा अगला देखें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, अब पॉकेट वीटो के कौन कौन से उसके उदाहरण हैं। जैसे देखें तो हम जानते हैं कि विधेयक को स्वीकृति देने के लिए क्या है? राष्ट्रपति पर कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो 1986 में भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक जो है ये लाया गया था और उसके साथ साथ जब इसको पारित किया गया 1986 में, तो अनेक लोगों ने इसकी क्या करी? इसकी आलोचना की और इस विधेयक को प्रेस स्वतंत्रता को ये क्या कर रहा था? ये बाधित कर रहा था। अगर हम तत्कालिक रूप से अगर हम देखेंगे तो उस टाइम जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह थे। ठीक, और ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में इस विधेयक को क्या किया था? रोक लिया था। और ये जो विधेयक था यही था पॉकेट विधेयक। कौन सा विधेयक था? पॉकेट विधेयक। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद देखिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट बन जाता है, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, ये आपको जरूर याद रखना चाहिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनुच्छेद से संबंधित। तो इसमें अगर हम देखें तो जो अनुच्छेद 52 है, इसमें भारत का राष्ट्रपति का उल्लेख है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में ये उल्लेखित है। उसके बाद हम देखें तो अनुच्छेद 53 में तो संघ की कार्यपालिका किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। जो कार्यपालिका की जो शक्ति है, इसकी संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, अगर हम 54 में बात करेंगे तो राष्ट्रपति का क्या है? निर्वाचन है। और आगे बढ़े तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो पद्धति है, निर्वाचन प्रक्रिया को अपनाया गया है। और अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति की पदावधि है कि राष्ट्रपति मतलब कितने साल तक वो अपने पद पर आसीन होता है, इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 56 में है। अनुच्छेद 57 में क्या है? पुनर्विचार के लिए पात्रता है। ठीक है, और अनुच्छेद 58 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताएं शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखें अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति का क्या है? शपथ है या प्रतिज्ञा ज्ञान है। 61 में महाभियोग लगाया गया है और 62 में पद रिक्त की क्या है? संबंधित शर्तें हैं। और अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। और अनुच्छेद 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। ठीक, तो ये जितने भी महत्वपूर्ण हैं ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण
अनुच्छेद है, आपको जरूर याद रखना चाहिए। और ये अनुच्छेद 123 में क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस कर लिया हुआ है। और जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 143 143, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अगर मान लीजिए कोई भी सलाह है वो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से ले सकता है। तो अनुच्छेद आपको 52 से लेकर के, ठीक है, और 143 तक ये सारे अनुच्छेद आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब तक अगर हम देखेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनसे और अभी तक, ठीक है, जो अभी आपके नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति चुनी गई हैं, कौन, द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनसे और इनके बीच में अब तक कितने राष्ट्रपति आए, उनके टाइम पे कौन कौन से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वन लाइनर के फॉर्म में हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे जो सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे कौन थे, भारत के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर देखें तो कब से कब तक थे ये, 1950 से 62, ठीक। अगर इनकी क्या इनमें कुछ घटनाएं हुई तो उसको हम देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, और वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और उनके साथ साथ वे एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कि 2 बार राष्ट्रपति वो बने थे। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है, कहाँ से संबंधित थे, बिहार से संबंधित थे, और ये पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है, और ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और ये 2 बार राष्ट्रपति भी बने थे, ठीक है। और इनका कार्यकाल कब से कब तक, 1950 से 62 तक था। आगे देखते हैं हम। उसके बाद देखेंगे तो दूसरे जो हमारे राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 1962 से 1967, ठीक है। उसके बाद देखें तो राधाकृष्णन मुख्यतः क्या है, ये दर्शन शास्त्री लेखक थे, और वे आंध्र विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के क्या थे, कुलपति भी थे, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, और जो हमारे तीसरे जो राष्ट्रपति थे इनका नाम क्या था, जाकिर हुसैन। इनका हम टाइम पीरियड देखेंगे तो 1967 से लेकर के और 1969 तक चलता है। महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी इनके टाइम पे हुई थी, जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति थे, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या, इन्हें पद्म विभूषण भी सम्मानित किया गया था, और उसके साथ साथ ये भारत रत्न से भी सम्मानित किए गए थे। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया था, जाकिर हुसैन, ठीक है, और इन्हें पद्म विभूषण भी मिला था। तो आपको इस चीज़ को देखना है अच्छे से। चौथे राष्ट्रपति कौन हमारे, वाराहगिरी वेंकटगिरी जो उनका नाम था, और ये इनका अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो 1969 से और 74 तक चलता है, ठीक है। गिरी एकमात्र व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों बने, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है क्यों, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी थे, और ये राष्ट्रपति भी रहे थे, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसमें जो 5वां है क्या है, फर्रुखुद्दीन अली अहमद, है ना। इनका अगर हम टाइम पीरियड देखेंगे तो 1974 से लेकर के 1977 के बीच में चलता है, और फर्रुखुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बनने से पूर्व मंत्री थे, ठीक है। उनकी पदस्थ रहते हुए मृत्यु हो गई, और वे दूसरे राष्ट्रपति थे जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके थे, ठीक है। फर्रुख अली अहमद के अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। और इसके साथ साथ जो आपने अभी तीसरे जो राष्ट्रपति के रूप में पढ़ा है कौन थे, जाकिर हुसैन, इनकी भी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। अब इसको ऐड ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, ऐड ऑन कर लीजिएगा। तो पहले एक ही थे राष्ट्रपति जो कार्यकाल के दौरान की मृत्यु हो गई, और दूसरे कौन थे, फर्रुख अली अहमद, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम बात करते हैं सीधे किस पे आते हैं, अब देखते हैं हमारे 6 नंबर के जो प्रेसिडेंट कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। इनका अगर हम टाइम पीरियड देखेंगे तो 1977 से लेके 1982 तक चलता है इनका टाइम पीरियड। और नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे जो मुख्यमंत्री भी थे, ठीक है। तो याद रखिएगा नीलम संजीव रेड्डी ये आंध्र प्रदेश के क्या थे, मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, ठीक है। और रेड्डी आंध्र प्रदेश से चुने गए एकमात्र सांसद थे, और वे 26 मार्च 1977 को लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए, और 23 जुलाई 1977 को यह पद छोड़ दिया।
और भारत के छठे राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इनके समय की। हम सातवें की बात करते हैं, तो सातवें जो हमारे ज्ञानी जैल सिंह, इनका जो टाइम पीरियड 1982 से लेकर 87 चलता है। और ज्ञानी जैल सिंह की बात करें तो 1972 में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री बने और 1980 में गृह मंत्री भी रहे। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। इसके पहले देखिए नीलम संजीव रेड्डी भी थे मुख्यमंत्री और ये भी थे, है ना, और ये गृह मंत्री भी बने थे 1980 में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं 8वें नंबर के जो हमारे मुख्यमंत्री थे कौन थे, रामास्वामी वेंकटरमण। इनका टाइम देखेंगे तो 1987 से लेकर के 92 तक चलता है। और 1942 वेंकटरमण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में क्या थे, जेल भी गए थे और जेल से छूटने के बाद के कांग्रेस पार्टी के सांसद भी रहे थे ये। ठीक है, और इसके अलावा में भारत के वित्त एवं औद्योगिक मंत्री के रक्षा मंत्री के रूप में भी ये कार्यरत रहे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और जो हमारे अगले जो प्रेसिडेंट थे इनका नाम क्या था, शंकर दयाल शर्मा। इनका टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे तो 1992 से लेके 97 तक चलता है। और शर्मा अगर देखें तो मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे और भारत के संचार मंत्री, और उसके साथ साथ इसके अलावा वो आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी नियुक्त किए गए थे। ठीक है, चलिए इनका आपको बस एक क्रम याद रख लेना है थोड़ा सा। ठीक है, आपको ये जान लेना कि इसके बाद कौन से आई, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो मेन जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आपको यहाँ पर मिल रही हैं कि कौन से राज्यपाल थे, कौन से मुख्यमंत्री थे, राष्ट्रपति, आपको ये याद रखना होगा। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कभी कभार आपके एग्जाम में। ठीक है, तो हम KR अगर नारायण की अगर हम बात करेंगे तो हमारे जो 10वें जो राष्ट्रपति थे KR नारायण। ठीक है, इनका जो शासन अगर आप देखेंगे तो टाइम पीरियड वो 1997 से लेकर 2002 तक चलता है। और नारायण चीन, तुर्की, थाईलैंड एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत भी रह चुके थे और जिन्हें विज्ञान कानून में डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली हुई थी। ठीक है, और ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय क्या थे, कुलपति भी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे 11वें अगर हम देखें तो जो सबसे लोकप्रिय अगर आप कह सकते हैं जो रहे हैं राष्ट्रपति, APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं और ये वैज्ञानिक भी थे। तो इनका जो टाइम पीरियड कब से है, 2002 से लेकर के 2007 तक चलता है। और कलाम मुख्यतः वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिसाइल और परमाणु, ठीक है, हथियार बनाने में अपना योगदान दिया था। और इस कारण इन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगर हम इन्हें देखें तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो जो APJ अब्दुल कलाम है, इन्होंने बहुत अपना एक अगर देखें तो कोटेशन भी दिया हुआ था। ठीक है, कि पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता, हौसलों की उड़ान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ठीक है, और ये बेखूबी अब्दुल कलाम ने करके भी दिखाया था। ठीक है, आपको उनकी जीवनी देखनी चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिभा पाटिल की बात करिए, 12वें क्रम की राष्ट्रपति थी। और अगर हम देखें तो 2007 से लेकर के 2012 तक इनका टाइम होता है। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी ये। ठीक है, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी और राजस्थान के प्रथम महिला राज्यपाल भी रह चुकी थी। ठीक है, ओके। 13वें नंबर के अगर हम राष्ट्रपति की बात करेंगे तो प्रणब मुखर्जी। ठीक है, प्रणब मुखर्जी 2012 से लेकर के 2017 तक इनका शासनकाल होता है। प्रणब मुखर्जी भारत सरकार में वित्त मंत्री के पद पर भी थे, विदेश मंत्री रहे और रक्षा मंत्री रहे। उसके साथ साथ योजना आयोग के क्या थे, उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। ठीक है, चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे 14वें क्रम के राष्ट्रपति, इनको तो आप लोग अभी जानते होंगे, हाल में रामनाथ कोविंद। इनका टाइम पीरियड 2017 से लेकर के 22 तक और राज्यसभा सदस्य तथा बिहार राज्य के राज्यपाल भी रह चुके थे। ठीक है, और जो हमारे जो अभी जो नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, 21 नंबर के राष्ट्रपति, आपको ये डेट याद रखना है, ये डेट आपको याद रखना होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि द्रौपदी मुर्मू इस बार जो राष्ट्रपति बनी हैं वो कौन से क्रम की राष्ट्रपति हैं, तो ये
15वीं राष्ट्रपति बनाई गई हैं। और आपको ये भी याद रखना होगा, जो रामनाथ कोविंद ये जो राष्ट्रपति थे ये किस क्रम के थे, तो ये 14वें थे और ये 15वीं थी। ठीक है, इनका हम देखें तो अभी तो ये अपना पद आसीन करेंगी, तो 2022 से लेकर के अभी आगे तक देखा जाए क्या होता है आपको। लेकिन इनकी जो स्टोरी है इनके बारे में आपको देखना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए, बहुत आपको इंप्रेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए इनमें तो जो और भी इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू मई 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनाई गई थी और द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में राइंगपुर नगर, ठीक है, पंचायत के पार्षद चुनाव भी जीता था इन्होंने। और उसके बाद क्या क्या था, राजनीति में उन्होंने उसी को लेकर के अपना कदम बढ़ाया था। और उसके बाद अगर हम देखें तो 2000 और 2009 में ये भाजपा के टिकट पर 2 बार जीती भी थी। ठीक है, और उसके साथ ये विधायक भी बनी थी। और 2000 और 2004 के बीच ये वाणिज्य क्या थी, वाणिज्य परिवहन मंत्री भी थी। और बाद में मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में इनको मंत्री बनाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक रहा। राष्ट्रपति का पूरा हमने पोस्टमार्टम कर दिया है, मतलब उनके संबंधी जितने भी तथ्य हैं आपके सामने। आप किसी भी अगर एग्जाम में बैठने वाले हों, चाहे आप यूपीपी, लेखपाल, पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ग्रुप डी का पेपर दे रहे हैं, लेखपाल जो भी है, आप पीसीएस में बैठ रहे हैं, फिर यूपी पीसीएस हो गया, या फिर चाहे आरओ हो गया, ये जो वीडियो है आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर राष्ट्रपति से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इसी में से बनेगा। ठीक है, हमने पूरा डिटेल डिस्कस किया हुआ है। तो हम आगे ऐसे फिर आपसे हम मिलेंगे और सारा आपका जितना भी कंप्लीट सिलेबस है पेट का कवर कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।